हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट कर रहे थे। सेंटेंस अरेंजमेंट सीजीएल टियर 2 का 2020 का, ठीक है बेटा। आज मेरे इस राइट टाइम में फिर से दर्द उठ गया है, तो थोड़ा सा लाइट अगर कम करने दोगे तो ठीक रहेगा। जरा ये लाइट बंद करो, ठीक है। आई होप आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। चलो चलो हिमांशु, फिर कल देख लेना बेटा अगर आज आपका बफरिंग है तो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताना। तो आप लोग जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया है उस बेस पर अगर आंसर बताओगे तो ठीक रहेगा। जयपुर में ऑलरेडी निखिल है हमारा त्रिवेणी नगर में। आई होप कम लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखो यस, अब मैं देखती हूं जो आपको ट्रिक सिखाया था उसके अकॉर्डिंग हम बना पाते हैं कि नहीं, है ना। चलो, हिज रोल, भाई किसका रोल नहीं पता। एज द फाइनल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ही प्लेस, पर ही कौन है पता नहीं। इट इज ही हु प्रोमोट्स, फिर से ही कौन है पता नहीं। द रिटेलर डिटरमिन्स द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, भाई हमें प्रोनाउन का तो पता ही नहीं चल रहा है। हिज रोल मतलब किसका रोल है ना। ही प्लेस, कौन प्ले करता है पता तो चल नहीं रहा है। इट इज ही, ये वो है, कौन ही है मुझे नहीं पता। रिटेलर, अब समझ में आया कि सारा ही किसके लिए। द रिटेलर डिटरमिन्स द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, इसका मतलब डी से शुरू हो रहा है। भाई डी से मेरा एक ही शुरू हो रहा है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, देखो क्लियर। बाकी इतना ज्यादा सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। चलो अब बताओ नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। नहीं आशुतोष, मेरा है ना आज आंख में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। राइट आंख में दर्द नहीं होना चाहिए था, अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आज। देख रही हूँ थोड़ा सा आंख में दर्द हो रहा है इसीलिए। हालांकि मैंने सोचा कि थोड़ा सो लूं, आंख में रेस्ट हो जाएगा, तो सो भी नहीं पाई। He stamped them, he stamped them. He कौन है मुझे नहीं पता। They had information, they कौन है मुझे नहीं पता। No sooner had he, again pronoun, ये कौन है pronoun, he, they पता नहीं। An official यानी कि एक officer entered our train compartment and asked for our passports. एक ऑफिसर ट्रेन कंपार्टमेंट में अंदर आया और हमारे पासपोर्ट्स उसने मांगा। डी से शुरू होगा, डी से ये दो शुरू हो रहा है। डी के बाद सी कि डी के बाद ए, डी के बाद सी कि डी के बाद ए। पहले ए देखते हैं। ही स्टैम्प्ड देम, उस पर स्टैम्प मोहर लगाया, मैकेनिकली मतलब हाथ से, एंड रिटर्न देम टू अस। ही स्टैम्प्ड देम, स्टैम्प्ड देम, स्टैम्प किसको, पासपोर्ट्स को। स्टैम्प किसको, पासपोर्ट्स को। इसका मतलब है कि अब मुझे तो सही लग रहा है। चलो सी भी चेक कर रहे। नो सूनर हैड ही लेफ्ट, यार पहले वो पासपोर्ट लेके चेक करेगा, स्टैम्प करेगा, उसके बाद ना लेफ्ट करेगा। तो डी के बाद ए हमको ज्यादा फिट लग रहा है। देखो यानी कि डी के बाद ए। जो सिखाया था बेटा, मैं जानते हो मैं एक चीज जरूर करती हूँ, ये बेचारे हमारे लिए जरूर लाके की रख देता है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम गलती करेंगे तो इसका मतलब है कि बच्चा भी गलती करेगा। तो मैं खुद चाहती हूँ देखना कि भाई अगर मैं किसी को कुछ रूल सिखा रही हूँ या कोई तरीका सिखा रही हूँ, मैं कितना गलत करती हूँ। अगर मैं कहूंगी मैंने समय खूब बचाया और 25 में मेरा एक गलत हो गया, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, राइट। लेकिन अगर मैं खूब मैंने किया और 25 में 10 गलत हो गया, तो उस रूल का क्या फायदा, राइट। चलो नेक्स्ट आओ, थर्ड। जल्दी, साउंड नहीं है, साउंड तो है।
माई फादर इज द ओनली ब्रेड विनर इन द कंट्री। मेरे पिताजी अकेला कमाने वाले हैं मेरे परिवार में। माई मदर हैप्पीली लेंड्स अ हेल्पिंग हैंड इन हिज हार्ड वर्क। यानी ये कमाने वाले हैं और मेरी माँ हिज हार्ड वर्क में हाथ बटाने वाली। ठीक है, यानी मदर एंड फादर। चलो, आई बिलोंग टू अ फैमिली वेर इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां पे 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है कि कमाना। अब देखो जरा ध्यान से, आई बिलोंग टू अ फैमिली जहां पे डिफिकल्ट है कमाना। माई फादर एंड ही, आपको लग रहा है पहले माई फादर होगी फिर ही होगा और फिर माई मदर होगा, क्योंकि ही कौन है? माई फादर। अगर माई मदर के बाद ही लगा देंगे तब तो मामला ही चौपट हो जाएगा। इसीलिए ए के बाद डी आना चाहिए और सी से शुरू होना चाहिए। ए के बाद डी, ए के बाद डी, ए के बाद डी यहीं पर है और सी से शुरू होना चाहिए। देखो, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां पे बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे फादर ब्रेड विनर अकेले हैं। वो मेगर अमाउंट कमाते हैं। क्या चीज से? मिस्त्री होते हैं ना, जो दीवार वगैरह बनाते हैं, राजमिस्त्री जिसको कहते हो आप, है ना, उस टाइप से मैसन का काम करते हैं और मेरी माँ उसको हेल्प करती है। लेकिन अगर मैं कुछ भी हम नहीं समझे इतना लंबा चौड़ा करने के बदले में अगर मेरा नजर माई मदर, माई फादर एंड ही पर गया तो हम देखेंगे माई फादर के लिए ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माई फादर का तो कोई जिक्र नहीं है। ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी हमको सिर्फ एक ही में दिख रहा है, इसीलिए आंसर हमें तुरंत वही पता चल सकता था। इतना मुझे करने की जरूरत नहीं होती। ब्रेड विनर का मतलब होता है बेटा रोटी कमाने वाला, जो कमा के लाता है घर के लिए, जिससे गुजारा होता है। नेक्स्ट आओ, बस मुझे आंसर मिल गया, तुरंत मुझे आंसर मिल गया। उत्तम, अगर मैं 6 बजे क्लास नहीं ले पाती ना बेटा तो मैं 10 बजे ले लेती हूँ। खाली मेरी एक कोशिश रहती है क्लास मिस ना हो। एरोगेंस इन्फ्लेम्स प्रेजुडिस। जो घमंड होता है वो और भड़काता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण रवैया। बट हम्बल स्पीच सूट्स, लेकिन अगर कोई विनम्रता से बोले तो वो ठंडक पहुंचाता है। ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कर्टसली रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या कहा? कि जब आप कर्टसी के साथ, शिष्टाचार के साथ किसी को रिस्पेक्ट करते हो। इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस। इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस। भाई एरोगेंस का अपोजिट कौन होगा? ह्यूमिलिटी ही तो होगा, यानी बी के बाद सी होगा। और 10 का मतलब होता है बेटा, ये सब कुछ बाद में लास्ट में कहते हैं। 10 का मतलब होता है अतः, यानी लास्ट में। तो बी के बाद सी, बी के बाद सी अगर हमें कहीं दिख जाए तो हमें लगेगा कि अब सही तो लग रहा है। ह्यूमिलिटी के बारे में इसमें बात की जा रही है। इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस। एरोगेंस का विपरीत कौन होता है? ह्यूमिलिटी। यानी इट का मतलब हो गया यही ह्यूमिलिटी, यानी पहले नाउन फिर प्रोनाउन, है ना। और ह्यूमिलिटी के बारे में ही यहाँ बात हो रही है, यहीं तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो आगे का मीनिंग तो सुन लो। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रमण, जो आक्रामक रवैया होता है आपका। और वैनिटी मतलब घमंड होता है ना। लेकिन हम जैसे देखें इट इज द अपोजिट ऑफ घमंड तो हम समझ गए ह्यूमिलिटी की बात की जा रही है। और बी के बाद सी एक ही में है बस। ठीक है, लेकिन बेटा मीनिंग भी तो आना चाहिए ना, है ना। क्लियर? हाँ अमन बेटा, आप मेल कर दो, मेल में नहीं हो तो फिर आप मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना। लखनऊ में CSIR का एग्जाम दिया था, उसमें आपको पढ़ाया हुआ वो क्या आया? निहारिका बेटा, मैं क्लास में आपको बहुत सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करती हूँ, अगर वो भी करके चले जाओगे ना तो काफी हो जाता है। चलो नेक्स्ट आओ तो फटाफट। आज मैं आपका सेंटेंस अरेंजमेंट जैसे सिखाया है, हम अपने रूल लगा सकते हैं कि नहीं, हम बस देख लें। सिखाओ, धीरे धीरे होगी बेटा, रिया आराम से हो जाएगा बेटा। औरंगजेब आलम बेटा, थोड़ा तो रीडिंग आनी चाहिए ना। अब बाकी तो मैं आपको सिखा ही रही हूं। अब देखो, देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू विजडम। समझदारी लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, कारक होते हैं।
डूइंग दिस मतलब क्या? दिस इज द कैपेसिटी। दिस के बारे में, दिस कौन है नहीं पता, अभी आगे देख लेते हैं। ऑफ दीज मतलब इनमें से। भाई ना ये पहला सेंटेंस, ना ये पहला सेंटेंस, ना ये पहला सेंटेंस होगा, क्योंकि डूइंग दिस मतलब क्या? दिस मतलब क्या? ऑफ दीज मतलब क्या? ऑफ दीज मतलब कौन है? बी सी डी से शुरू नहीं होगा, यानी ये दोनों तो खत्म हो गया, खाली सी से शुरू नहीं होगा, देख लिया हमने। अब आते हैं ए के बाद सी के ए के बाद डी, ए के बाद सी की ए के बाद डी। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो विजडम को कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ दीज, अब कहोगे मैम दीज कौन है हमको बताओ, तो भाई दीज मतलब फैक्टर्स, मतलब इन कारकों में से, ऑफ दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में से सबसे पहले हम सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखेंगे, यानी जो आपका प्रोपोर्शन अनुपात होता है उसको सबसे पहले रखेंगे, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ दीज मतलब फैक्टर्स। चलो बी, डूइंग दिस क्या डूइंग, क्या डूइंग, इसमें कोई चीज डूइंग की बात हो रही है क्या? कुछ करने की बात हो रही है? नहीं, तो डी के बाद बी तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि ए के बाद सी कि ए के बाद डी, दिस इज द कैपेसिटी। अब दिस कौन है? दिस इज द कैपेसिटी, दिस भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा है कि कई कारक हैं, उनमें से एक है जो वो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है। ए के बाद डी, ए के बाद डी, आंसर सही मेरा देखो, ठीक है, ए के बाद डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ 6 में। बेटा ए टू जेड का मतलब होता है उसमें स्पोकन भी होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है, वो अलग बैच है, मतलब अलग बैच नहीं है, उसमें और बैच ऐड हो जाता है मेरा। हो गया? दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम ए कन्विक्शन। दिस कौन है यार? मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टैक्ट। भाई दिस कॉन्टैक्ट कौन सा कॉन्टैक्ट? The most vital spot in management is the contact between workers and the boss. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट इन मैनेजमेंट है। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट इन मैनेजमेंट है? वो कॉन्टैक्ट जो वर्कर्स और बॉस के बीच में है, यानी यही कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, दिस कॉन्टैक्ट। मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टैक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। देखो दिस कॉन्टैक्ट समझ में आया? दिस कॉन्टैक्ट कौन सा कॉन्टैक्ट? द कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड दी बॉस, ठीक है। इसका मतलब है सी के बाद बी, सी के बाद बी, सी के बाद बी कहां है? यहां है। सी के बाद बी तो एक ही जगह है, देखो दिस कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने कहा दिस कॉन्टैक्ट कौन सा कॉन्टैक्ट है, खोजने लगे, सी के बाद बी, बस देखो, ठीक है। इस पॉइंट पे आके हमें आंसर मिल रहा है, वो भी मैं मार्क करते जा रही हूं। अब आप बोलोगे मैम पूरा तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। कहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस, जो मोस्ट वाइटल सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट है मैनेजमेंट में, वो कहां है? जहां पे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का वर्कर से होता है, और वो सबसे ज्यादा इस कॉन्टैक्ट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बन सके। अब कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव की बात किया है तो देखो कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन यानी सृजनात्मक जो कंडीशन है वो प्रिवेल करता है व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट एग्जिस्ट्स बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइज्ड। जब ज्यादा कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट दोनों के बीच में होता है, जो सुपरवाइजर है और जो उसको सुपरवाइज किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में। This usually results from a conviction on the part of the worker that the boss is genuinely interested in his growth and development. ये तब वो फीलिंग आती है वर्कर का जब उसको लगता है कि हाँ बॉस जेन्युइनली मेरे ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट आओ 7th का, देखो जरा विशाल रुक जा बेटा थोड़ा सा।
क्या हुआ विशु यादव? बेटा तुम अपना थोड़ा नेट तो सही करवा लो। सूर्या बेटा स्पोकन में आसान सेंटेंसेस करवाती हूँ, कंपल्सरी में थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंसेस ट्रांसलेट होता है जिससे आप ऐसे वगैरह बना सको, ठीक है ना? इतना डिफरेंस है। स्पोकन में आपको जो नॉर्मल बोलचाल वाला लैंग्वेज है वो सिखाती हूँ। हो गया? सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स, बाय दीज अटैचमेंट्स, कौन सा अटैचमेंट्स पता नहीं, ए से तो शुरू होगा नहीं। अप्लायंसेस लाइक फूड प्रोसेसर कम विद लोड्स ऑफ अटैचमेंट्स। वाह, मेरा तो आंसर मिल गया तुरंत ही मुझे। फूड प्रोसेसर में देखते हो कोई ऐसे वाला काटने का रहता है, कोई ऐसे चाकू जैसा निकलेगा वो काटने का रहेगा, कुछ घोलने का रहेगा। अब अपने मिक्सी में देखो ना, तो कह रहा है कि जो फूड प्रोसेसर्स होते हैं वो कई अटैचमेंट्स के साथ आते हैं, एंड सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स, पता चल गया, बी के बाद ए, बी के बाद ए, बस एक ही जगह तो है बी के बाद ए, है ना? आसान है। देखो रैंडमली मैं सारा क्वेश्चन उठा के ले आई, ठीक है? सी से तो शुरू होगा नहीं। फॉर ईच डिफरेंट वेजिटेबल यू नीड टू फिक्स अ डिफरेंट ब्लेड। ब्लेड की तो बात बाद में करेंगे ना, पहले तो फूड प्रोसेसर का नाम लो ना, फिर कहोगे ना उसमें अलग अलग ब्लेड्स आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि देखो इसमें सब में प्रोनाउन है। सूर्या सेंटेंस का अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है बेटा, या स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, औरंगजेब आलम एक बात बता बेटा, टाइम तो दोगे अपने आप को थोड़ा सा? ऋतिक वो करा देंगे, रुक जाओ। सूर्य अगर सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा, या तो मेरा यूट्यूब में जो वीडियोस है स्पोकन का वो देख लो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है? खरीदना होगा तो कंपल्सरी खरीदना, स्पोकन उसमें इंक्लूडेड रहता है, नहीं तो आप फ्री में देखना है तो यूट्यूब में जाकर स्पोकन के बहुत वीडियोस है। इन फैक्ट ही बिगैन, इन फैक्ट तो बाद में कहेंगे ना, बिफोर ही ज्वाइंड अस एज द अकाउंट ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क, ठीक है? हमारे पास अकाउंट ऑफिसर में ज्वाइन करने से पहले वो जूनियर क्लर्क था। दरअसल वो एक छोटे से फर्म में पहले पियोन था, फिर देखो ना जूनियर क्लर्क बना, फिर अकाउंट ऑफिसर बना, है ना? बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन। पियोन था लेकिन धीरे धीरे उसने अपना क्वालिफिकेशन इंप्रूव किया। कैसे इंप्रूव किया? टाइपिंग सीखा, अकाउंटिंग सीखा, अब ग्रेजुएशन किया। यानी आपको महसूस हो रहा है कि पहले प्यून था, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसने अपना क्वालिफिकेशन इंप्रूव किया, और क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने के दौरान क्या क्या करना पड़ेगा आपको? डी के बाद सी, डी के बाद सी करना पड़ेगा, डी के बाद सी करना पड़ेगा। यानी मेरा आंसर ये होगा, क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा एक चीज है, अगर आप कहोगे मैम गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो पहले ये बताओ। क्या हो गया? साउंड म्यूट हो गया है। अरे क्या बात करते हो यार, साउंड चल रही है, ठीक है, आवाज तो है। दीपेंद्र वो कैब का बुक बेटा इस महीने के एंड में खत्म कर दूंगी मैं। चलो समझ में आ गया? क्योंकि क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? टाइपिंग, अकाउंटिंग, ग्रेजुएशन, बस वहीं पर हम आके अटके कि डी के बाद तो सी होगा। चलो ये तो बड़ा आसान है, अब तुरंत ही पता कर लोगे किसके बाद क्या है। एसएससी सीजीएल, बेटा वॉल्यूम 1 से तो वो क्या याद करना शुरू कर दो। लैपटॉप में म्यूट हो गया भाई, उसमें एक साउंड बॉक्स टाइप का वो होगा कुछ। विशु यादव लैपटॉप से म्यूट हो गया है, कर्सर जा ही नहीं रहा है डेस्कटॉप, देखो। अरे विशु आपका डेस्कटॉप का कर्सर हम कहां से चला दें यहां से? आ? ए भगवान,
चलो, सडनली अ मोटर बाइक केम टूवर्ड्स मी, अचानक ही एक मोटर बाइक अपोजिट डायरेक्शन में मेरे तरफ आया। द कंसिक्वेंस ऑफ माई डेयर डेविलरी, डेयर डेविल का मतलब होता है जो बहुत ही दुस्साहस करता है, तो मेरे दुस्साहस का नतीजा क्या हुआ? स्प्रेन एंकल, मेरा टखना में मोच आ गया और एक हाथ में बिल्कुल छिल गया। आई वॉज एंजॉइंग माई हैंड फ्री राइड एट टॉप स्पीड। अच्छा, हाथ छोड़कर टॉप स्पीड पर वो अपना बाइक चला रहा था। बस ठीक है, हो गया, ये रहेगा। एंड सडनली एक बाइक आ गया, है ना, सी के बाद ए, सी के बाद ए। फिर डी करेगा, वो ट्राई टू स्वर्व आउट ऑफ द वे, लेकिन कंट्रोल लूज कर गया। देखो, एम प्रेस करने से वॉइस आ गई लैपटॉप में। एम प्रेस करने बोल दो। ओके, हाँ, क्या नाम बोला था उसका मैंने? अब उसको सुनाई भी नहीं पड़ेगा। उसको लिख के बताना पड़ेगा। विशाल, द हिंदू बहुत डिफिकल्ट है बेटा। हो गया, ये आसान है बेटा, जो आसान लगता है पहले वो करो ना, आप पहले कॉन्फिडेंस तो बढ़ाओ। चलो देखो, मेन के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, अभी तक तो हम सिर्फ 10 ही कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करो। तो विशु, ओके, विशु का था ना, चलो समझ गया होगा। शी हग्ड माई मॉम, शी कौन है भाई? इट वॉज अ लॉन्ग राइड, बहुत लंबा सफर था। अ प्लम्प ओवर एक्साइटेड वुमेन ग्रीटेड अस एट द डोर, एक मोटी बहुत ही एक्साइटेड वुमेन, एकदम दौड़ के आके, कोई लिपट जाता है ना तो ग्रीट किया आपके। Apparently she had seen me as a baby and behaved as if she didn't expect me to grow up. हाँ, हो गया, खत्म। A plump overexcited woman ने ग्रीट किया and she hugged my mom and almost screamed when she saw me, जैसे कि कभी बड़ी नहीं होंगी, है ना। देखो, सी के बाद ए, सी के बाद ए यहां पर भी है, सी के बाद ए यहां पर भी है, लेकिन आप देखोगे कि एक बात बताओ, पहले आप पूरा राइड खत्म करके कहीं पहुंचोगे, फिर कोई एक मोटी औरत आएगी आपको रिसीव करने, उसके बाद वो गले लगाएगी, फिर वो बच्चे को देखे चीख पड़ेगी, इतनी बड़ी हो गई है ना। तो ये सब चीज नॉर्मल बात है। बी सी ए, बी सी ए। और ऐसे चीखे मुझे देखकर जैसे कि वो मुझे बेबी के रूप में देखी थी, और ऐसे जैसे कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं ग्रो अप करूं। इस सब घरों में यही होता है, हाई कितनी बड़ी हो गई है, नहीं। यस अमन, हट गया है। चलो नेक्स्ट बनाओ, 11th नंबर, जल्दी जल्दी करना। अब मैं कोई आसान चैप्टर करना चाहूंगी आप लोग का, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़ाया है मैंने, से नरेशन पढ़ाया, पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया। अब मैं कोई आसान चैप्टर शुरू करना चाहती हूँ। क्या पढ़ाऊं आप लोग को? आर्टिकल पढ़ाऊं कि प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, आर्टिकल आसान है। थोड़ा आसान चैप्टर कुछ एक शुरू करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा एक फील में आओ कि हाँ आसान है पढ़ना। और बैच नंबर 26, बेटा आप लोग का बैच खत्म है, ठीक है, और कुछ वोकैबुलरी की शीट्स बाकी रह गए हैं, 1-2, वो मैं करा दूंगी, ठीक है, लेकिन आपका सब कुछ खत्म करा दिया। बेटा सिंटेक्स, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा सा भी रुक जाओ उसमें, मैं सब करा दूंगी यार, अब हल्ला नहीं करना तुम लोग। हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड। कौन है ही? Looking at the huge pile of books on a student's desk, a man said, "What a burden, my son, I pity you." ये शुरुआत होगा। एकदम ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स एक स्टूडेंट के डेस्क पर देखकर एक मैन ने कहा, कितना बर्डन है तुम्हारे पर मेरा बेटे, मुझे तुम पर दया आती है। ठीक है, हो गया। फिर बी से शुरू होगा, तो बी और ये बी के बाद ए कि बी के बाद डी, बी के बाद ए
कि बी के बाद डी? हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क? ही आस्क्ड द स्टूडेंट. I don't think of all the work I have to do, answered the student. अच्छा, तो पहले वो पूछेगा कि भाई तुम इतना काम कैसे कर लेते हो, इतना वर्क मैनेज कैसे कर लेते हो? तो वो क्या कहेगा कि मैं सारा काम के सब बारे में एक साथ नहीं सोचता. इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, इसका मतलब है कि पहले ए होगा फिर बाद में डी आएगा, बी के बाद पहले ए होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई तुम पर मुझे दया आती है, तुम इतना काम कैसे कंप्लीट करते हो, बी के बाद ए. ये हो गया. ठीक है नरेंद्र, आपका बैच क्या, आप बैच खत्म बोलते हो तो मन करता है कि शब्द मुझे सुनाई ना दे. नरेंद्र, एक कहावत है जानते हो, एवरी गुड थिंग मस्ट एंड वन डे. इसका मतलब है हर अच्छी चीज एक ना एक दिन खत्म होगी ही. आपका जब स्कूल छूट रहा था, आप उस दिन बहुत रोए होगे, है ना, सारे फ्रेंड्स से गले मिल मिल के, लेकिन छूटना जरूरी था ना. हाँ, फिर सब कोई एक ना एक दिन छूटता है और लास्ट दिन सबके साथ एक ना एक दिन होता है. ठीक है बेटा, लास्ट चैप्टर नॉट कंप्लीट. विशाल, मैंने इन्वर्जन पूरा खत्म करा दिया है. एक दो आपको उससे बनवा के भी दिखा दिया है कि कैसे बनाना है, बाकी मैंने कहा था खुद करो, है ना. तो इसीलिए अब प्रैक्टिस करो और जो 75 टेस्ट पेपर्स मिला है वो देखो. बैच नंबर 26 को मैं सजेशन दे रही हूँ, बाकी सब तो भी पढ़ोगे मेरे साथ. चलो नेक्स्ट देखो. नहीं निखिल, मेरी नहीं है. मेरा वहां पे जयपुर में केडी कैंपस है. गुल्फ गुलफाम अली, गुलफाम अली. अरे यार, गुलफाम अली, तुम बीच में स्पेस क्यों नहीं लगाते हो? तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी, मुझे लगता है कोई लड़की है. पुख्ता, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो. द सैंड इज सो हॉट. वो जो रेत है इतनी गर्म है that you cannot walk over it in the daytime. Okay. Here there is nothing. Here कहाँ है? A great part of Arabia is a desert. शुरुआत तो सी से होने चाहिए. ठीक है ना? सी के बाद बी, किसी के बाद ए, सी के बाद बी, किसी के बाद ए. Here there is nothing but sand and rock. यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सैंड है. और फिर कहा है the sand is so hot. यानी पहले सैंड का जिक्र किया कि यहाँ सिर्फ सैंड है, और फिर कहा द सैंड इज सो हॉट. इसका मतलब सी के बाद बी चाहिए, सी के बाद बी. देखो, पहले सैंड के बारे में बताएंगे फिर ना कहेंगे द सैंड इज सो हॉट, है ना. ऋषभ, A to Z बैच लेना है बेटा, आप मेल कर दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको कॉल कल करवा दूंगी. ठीक है, हो गया. आगे बढ़े. हाँ, 13 का जल्दी जल्दी करो तो आप. केडी कैंपस कहाँ लिखे हो बेटा? आपका मैसेज बहुत तेजी से नीचे चला गया. विच बुक माधुरी? आपके पास वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड क्लास नोट्स होना चाहिए. शिखा, 10 आउट ऑफ 12 बहुत अच्छा है. अभी तो शुरुआत ही की हो आप. तनु, सबसे पहले वॉल्यूम 1 खत्म करो ना बेटा. हो गया. नाउ आई वॉज शाइनिंग फ्रॉम टॉप टू टो एंड फेल्ट प्राउड ऑफ माई फॉर्म. ऊपर से नीचे तक मैं शाइन कर रहा था और बहुत प्राउड फील कर रहा था. फाइनली आई वॉज रेडी. अरे भाई, पहले रेडी होंगे तब ना शाइन करेंगे. इसका मतलब है कि पहले आई वॉज रेडी, नाउ आई वॉज शाइनिंग. देन द पेंटर, देन से तो शुरू होगा ही नहीं, सी से तो हो ही नहीं सकता. अ बिजी कारपेंटर एट लास्ट गेव फिनिशिंग टचेस टू मी. अच्छा, ये तो कोई फर्नीचर है जो कहानी बता रहा है कि एक कारपेंटर बढ़ई ने मुझे फिनिशिंग टच दिया. इसका मतलब है फिनिशिंग टच दिया, उसके बाद वो आई वॉज शाइनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना. फिनिशिंग टच देगा फिर शाइन करेगा वो. ठीक है. अरे ये क्या है? देन द पेंटर सेट अबाउट रबिंग मी विगरसली. ये क्या हो गया? ये तो बड़ा विचित्र सा हो रहा है. देन कहां फिट होगा? फाइनली आई वॉज रेडी टू लीव द फैक्ट्री.
इसका मतलब बी से एंड करेगा, ये तो है बी से तो एंड करेगा, ये तो ठीक है। अब डी से शुरू होगा कि ए से? पहले तो फिनिशिंग टच देगा तब वो शाइन करेगा, यानी डी से शुरू होगा, डी से शुरू होगा। डी के बाद यही तो फिनिशिंग टच अगर देगा तब उसको रब करेगा, पॉलिश करेगा, फिनिशिंग टच देने में रब और पॉलिश करेगा, उसके बाद वो रेडी हो जाएगा, है ना। डी सी, पहले तो डी के बाद सी होगा। देखो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, याद रखना ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको पूरा समझना पड़ा कि वो मुझे फिनिशिंग टच दिया, फिनिशिंग टच देकर क्या करेगा, पहले तो रब करेगा, पॉलिश करेगा, उसके बाद मैं एकदम चकाचक शाइन ऊपर से नीचे तक करूंगा, उसके बाद फैक्ट्री से निकलने के लिए तैयार हूं अपने नए घर के लिए। इसका मतलब कोई फर्नीचर है जो अपनी कहानी सुना रहा है। कभी कभी आपको पूरा करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। नेक्स्ट आओ। हो गया। मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर्स, भाई दीज सुपर पावर्स, दीज कौन है यहाँ पे? दीज का तो मुझे पता नहीं चल रहा है। ए से तो नहीं होगा शुरू, अब बी से देखते। ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली मेक्स द डिफरेंस, अंत में डिफरेंस कौन करता है? सुपर पावर ही तो, सॉरी ह्यूमन कैपिटल ही तो। बोथ इन एन एंटरप्राइज एंड अ नेशन, यानी कि चाहे एक कंपनी में हो या नेशन में हो, ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, वही है जो डिफरेंस मेक करता है। चलो बी से के बाद सी तो सीधा लिख दिया है, यानी बी के बाद सी तो आएगा ही आएगा। द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे एम्प्लाई टेस्टिफाइड दिस थीसिस। अब जो नया इकोनॉमिक सुपर पावर्स है ना, बड़े बड़े देश जो है सुपर पावर्स, इकोनॉमिक सुपर पावर्स, वो बिल्कुल इस थीसिस को बिल्कुल प्रूव करता है। डी के बाद, बी के बाद सी तो आ ही गया, अब इसके बाद डी कि इसके बाद ए, ये देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सुपर पावर्स, मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक सुपर पावर्स आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैव फेस्ड पॉलिटिकल टर्मोइल। ये अधिकतर सुपर पावर्स रिच नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज में, ज्यादा इसमें खनिज पदार्थ नहीं है, और पॉलिटिकल बहुत उथल पुथल भी हुआ है, फिर भी दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक एफ्लुएंस। फिर भी वो इकोनॉमिक एफ्लुएंस का मतलब होता है बेटा वो जो रिचनेस होता है ना, यानी कि काफी संपत्ति होना, इकोनॉमिक एफ्लुएंस बहुत ज्यादा उनको प्राप्त हुआ है। चलो इकोनॉमिक सुपर पावर्स है, फिर यहां भी इकोनॉमिक सुपर पावर्स है। सी के बाद ए होगा, सी के बाद ए होगा। आंसर इज 4। देखो कौन सा सुपर पावर? दीज सुपर पावर्स, दीज कहां है सुपर पावर्स, वही तो जोड़ना है आपको, ठीक है। फाइन, चलो नेक्स्ट आओ। 15th, बस बहुत आसान है, बन गया मेरा। I felt embarrassed as if I was somehow responsible for the fire in our home. मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसे कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी उस फायर का जो मेरे घर में लगी थी। In my case it was no different। क्या was no different? It always happens, ये अक्सर होता है, हमेशा होता है, that bad news travels quickly। जो बुरी खबर होती है ना वो जल्दी ट्रैवल करता है। इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। सी के बाद बी होगा, सी के बाद बी, सी के बाद बी, है ना। हमेशा बुरी खबर अच्छी खबर से जल्दी फैलती है, मेरे केस में भी ये डिफरेंट नहीं था, ठीक है। और सभी लोग हाई स्कूल में पता था सबको मेरी प्रॉब्लम के बारे में। प्लाइट का मतलब होता है समस्या, देख लो। और मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं उस फायर का। चलो अब सबसे बड़ा पंगा है, जब आप ऑप्शन देखोगे इसमें तो आपको समझ में आ जाए सब डी से शुरू हो रहा है ना। अब आंसर निकालो तो।
एकदम आसान है। अब मुझे खाली कीवर्ड जोड़ के बता दो किसके बाद कौन होगा। आपने आंसर बनाया तो कैसे बनाया? चलो, the promotion of congenial relationship at all levels of the staff leads to prosperity of the organization। बेटा आप लोग आंसर बता रहे हो, किसके बाद कौन आएगा और क्यों आएगा वो नहीं बता रहे हो तुम। सुनो ध्यान से, सबसे पहले डी से तो शुरू होगा ही होगा, सॉरी डी से शुरू होगा ही होगा, क्योंकि ये सब में आपका डी ही आ रहा है पहले तो, इसीलिए हम डी से पहले स्टार्ट करके देख ले। एफिशिएंट मैनेजमेंट एम्स एट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो एम करता है, उसका टारगेट क्या होता है? क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। किसके क्वालिटी में? ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के क्वालिटी में। हो गया। अब डी के बाद ए कि डी के बाद सी कि डी के बाद बी, ठीक है? ये प्रमोशन की बात कर रहा है। बेटर स्किल्स, दिस इंक्लूड्स, अब ये दिस कौन है? एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए आ रहा है दिस इंक्लूड्स। ये क्या इंक्लूड करेगा? नॉलेज का बढ़ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स। अब किसका स्किल्स? एम्प्लॉयज का स्किल्स। देखो, यानी कि हमें सब मिल गया। एम्प्लॉयज के लिए देयर स्किल्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब दिस इंक्लूड्स। देखो, ठीक है? डी के बाद सी, डी के बाद सी। अब फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरे से, क्यों? उसका रीजन है कि इसके बाद आप देखो देयर स्किल्स, अब बेटर स्किल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी, और यहां पे प्रमोट कर रहा है वर्क हैबिट और द प्रमोशन। देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड कितना बढ़िया से हो गया। ध्यान दो, सबसे पहले यहां पे एम्प्लॉयज की बात कर रहा है तो देयर स्किल्स, उनके स्किल्स की बात कर रहा है। एफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या क्या आता है वो इंक्लूड यहां दिखा रहा है। प्रोमोटिंग बेटर वर्क हैबिट, ये प्रमोशन से रिलेटेड है। और स्किल्स की बात कर रहा है तो स्किल्स यहां पर, यानी सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी आएगा। देखो, डी से शुरू होगा और बी के बाद फिर ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। यानी आपको इस तरह के सेंटेंस में पूरा पूरा करना पड़ेगा। वेरी गुड शाहीन, वेरी गुड। औरंगजेब आलम, वेरी गुड। देख रहे हो, आपको बस लिंक करना सीख जाओ ना। पहले तो तुम टाइम इतना मत देखो कि हाँ मेरा टाइम कितना खराब हो रहा है, पहले तो करना सीखो, उसके बाद टाइम देखना। हो गया? बट से तो शुरू होगा नहीं। इट टुक मारिया, इट कौन है पता नहीं। एंड से शुरू होता ही नहीं है। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग, डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सरापोवा। हो गया, ठीक है? जो 3 वर्ड सिखाया था मैंने, एंड, बट और प्रोनाउन से शुरू होगा ही नहीं। बस सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ गया। कभी कभी इतना आसान भी रहता है, इसलिए तो आपका देखते हो नॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, हो गया? अगेन इसमें देखो, बट से तो शुरू होगा ही नहीं। द फर्स्ट इज फार मोर रियल देन द सेकेंड। फर्स्ट कौन है देखते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इंटीमेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी। एक तो इंटीमेट पॉपुलैरिटी होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी होता है, ठीक है ना?
आपके नजदीक के लोगों के बीच में आप पॉपुलर हो, और एक तो आप सुपरस्टार हो, दूर पॉपुलर हो। ठीक है, अब समझ में आ गया कि फर्स्ट कौन है। फर्स्ट है यही इंटीमेट पॉपुलैरिटी। ये ज्यादा रियल होता है 10 सेकंड से। सेकंड वाले तो थोड़े से ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो गालियां देने लगते हैं, है ना। एक बार विराट कोहली को गाली देते हैं, जीत गया तो फिर खुशी मनाते हैं, फिर हार गया फिर गालियां देते हैं। तो फर्स्ट वन इज मोर रियल देन द सेकंड, यानी डी और ए एक साथ होगा, डी ए एक साथ यहां पे। बेटा मैं कहीं से भी आंसर नहीं देख रही, मैं सिर्फ यही कोशिश कर रही हूं कि क्या हमने आपको जो सिखाया तरीका क्या वो गलत है। पिछले क्लास में एक में हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि आंसर गलत है। एनीवे मैं नहीं कह सकती कुछ, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन फिर भी देखो इसमें तो एक भी गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ 19 नंबर देखो। अब देखो एक तो ये जो बी वाला चीज है ना, हाउ एवर, वो तो आखिर में ही कहीं आएगा, इसीलिए उसको तो छोड़ दे। देर आर अदर्स का मतलब है बाकी कुछ और लोग भी है, तो और कौन है। सम पीपल, हो गया मेरा काम। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग बिलीव करते हैं। देर आर अदर्स हु क्लेम, बाकी कुछ और भी है जो क्लेम करते हैं। कुछ देखते हैं ऐसे ही कनेक्ट होगा, डी और ए। सम पीपल बिलीव, देर आर अदर्स हु क्लेम, डी के बाद ए, डी के बाद ए, डी के बाद ए यहां है, डी के बाद ए और कहीं नहीं है। मेरा तो आंसर ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। However, बी में लास्ट में आ रहा है यहां पे, ये हमको ये वाला तो सही दिख रहा है। Whether or not Facebook friendship are lasting is debatable. फेसबुक फ्रेंडशिप लास्टिंग है कि नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, ये तो डिबेटेबल है। ठीक है ना, ये डिबेटेबल है। फेसबुक फ्रेंडशिप, अच्छा सच नेटवर्किंग साइट्स कहीं और है कुछ सच। सी के बाद बी, सी के बाद बी इसी में है ना। जानते हो पता नहीं क्यों मुझे डी के बाद ए तो सही लग रहा है, सी के बाद ही बी सही लग रहा है, और ये आपको गलत करवाएगा। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि भाई सबसे पहले हमें फेसबुक की फ्रेंडशिप लास्टिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, ये डिबेटेबल है, यानी इस पर हम वाद विवाद कर सकते हैं। तब हम कहेंगे ना कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि रियल फ्रेंडशिप खत्म हो रहा है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये फेसबुक वगैरह आया ना तो देयर हैव नेवर बीन सो वेल कनेक्टेड, हम लोग कनेक्ट हुए, अदरवाइज हम लोग तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं थे। शुरुआत आपका किसी ऐसे सब्जेक्ट से होना चाहिए जिसके बाद हम पूरा का पूरा माजरा उठाए, सी से शुरू होना चाहिए था। पता नहीं क्यों मुझे इंस्टिंक्ट लग रहा है कि वेदर और नॉट फेसबुक फ्रेंडशिप आर लास्टिंग इज डिबेटेबल, ये पूरा सही फिट बैठ रहा है, लेकिन सी हमारा ना कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था। हाँ ठीक है, हाउएवर वाला सेंटेंस लास्ट में आना चाहिए, लेकिन जैसे आया सच सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेल्प अस टू कीप इन टच विद ऑल फ्रेंड्स और मेक न्यू वंस। पता नहीं मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो मेरा तो वही है, फन का ही है, जो मैंने अपना ट्रिक सोचा था वही सही हो रहा है, लेकिन बार बार मैं सी में फंस रही थी कि सी कहाँ आएगा। फेसबुक का पहले नाम लेता ना, वरना देखो ना सम पीपल बिलीव, इसके बाद हम सीधा आ रहे थे देयर आर अदर्स, है ना। फेसबुक के बाद सच सोशल साइट आ रहे थे, सी के बाद बी, बी के बाद ए, फिट तो यही हो रहा था, लेकिन फेसबुक लास्ट में क्यों आ रहा था, ये तो इस बात के बाद डिबेटेबल है, तब ना कहेंगे हम कुछ। एनीवे आंसर 19 का 1 दिया, 20 चलो। बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट जा रहा था कि पहले फेसबुक के बारे में कुछ होना चाहिए था। चलो लास्ट का, मेरा नजर ढूंढ रहा है
लिंक को यहां पे स्टैंडर्डाइज, यहां पे देखो लिंक ढूंढ रहा था। शुरुआत सी से होगा कि ए से होगा? डी और ए एक साथ फिट हो रहा है, तो ए से तो शुरुआत अगर हुआ तो डी साथ में लगेगा और सी और बी साथ में लगेगा। मैकेनिकल हाउएवर से तो नहीं आएगा। मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिजाइन। हाउएवर यूनिफॉर्मिटी डज नॉट मीन, यानी अगर मशीन से प्रोडक्शन होता है ना तो सारे गुड्स एक जैसे प्रोड्यूस होंगे। हाथ से करोगे तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, है ना। हालांकि यूनिफॉर्मिटी डज नॉट इंप्लाई लैक ऑफ टेस्ट। एक जैसा है इसका मतलब नहीं है कि लोगों के पास लैक ऑफ टेस्ट हो गया कि जो है बस वही ले लो, है ना। तब भी लोग अपने टेस्ट का चुनते हैं चीज। तो सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी, सी के बाद बी, सी के बाद बी, ये खत्म। सी के बाद बी एक ही में लग रहा है मुझे। चलो हो गया, क्योंकि हाउएवर सी से पहले तो नहीं आता। सी के पहले हाउएवर नहीं आएगा, पहले सी के बारे में होगा कुछ। ठीक है, बोलो। शम्स लजा, देर के साथ सिंगल, देर के साथ बेटा कुछ पता नहीं क्या आएगा। देर इज अ बॉय, देर आर मेनी बुक्स, इसलिए उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है कि क्या आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 18 आया 20 में। राजू वेरी गुड। स्टेनोग्राफर में बेटा, स्टेनोग्राफी में एक तो आपका वो जो होगा स्टेनोग्राफर का एग्जाम, जो शॉर्ट हैंड होगा वो तो अलग होता है हाथ से। शाहीन आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आपने स्पोकन भी कर लिया है, कंपल्सरी भी कर लिया है, इसमें भी आप सही कर रहे हो, फिर और क्या चाहिए आपको? आप सही जा रहे हो, क्लास में भी रेगुलर हो, शाम को ले ले तो भी क्लास लेती हो, इवनिंग में रात में ले ले तो भी लेती हो। जानते हो क्या लोग पूछते हैं मैम ऑफलाइन अच्छा है कि ऑनलाइन अच्छा है? बेटा जिसमें कायदे से आप पढ़ लो। कुछ बच्चे होते हैं ना ऑफलाइन पढ़ते हैं ना ऑनलाइन पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टीचर भी नहीं मिलता है तो भी वो पढ़ लेते हैं, है ना। एकलव्य भी होते हैं ना कुछ लोग, नहीं तो फिर पढ़ने वाला चाहिए बस। आप पढ़ने वाले अगर हो, मैं आपको ऑनलाइन भी रिजल्ट निकाल के दिखा दूंगी आपको। चलो नहीं श्वेता, कोई जरूरी नहीं है ऐसा बेटा, इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा आसान चैप्टर लेके आना चाहती हूँ, वो है आर्टिकल।